Hello students, good morning. Today we will revise Coulomb's law. So what is Coulomb's law? According to Coulomb's law, it states that 2 point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. इसका मतलब क्या है? कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं विद द फोर्स, तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब कितना चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। सेकेंडली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दैम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उनके क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर दो चार्जेस को हम सेपरेट करेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी? वीक। दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ज्वाइनिंग दीज इक्वेशंस देन वी विल गेट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को हटा के हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं K, जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इट मीन हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम कोई मीडियम लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास चेंज हो जाती है, बट अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। दैट इज़ 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब देखो जो हैंस जो इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इन वैक्यूम 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हियर इज़ अ न्यूमेरिकल। वट इज़ अ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस हमें गिवन है, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है और आर की वैल्यू भी गिवन है। सेम फार्मूला में हम पुट करेंगे, बट सबसे पहले देखो जो चार्ज है वो कूलम में गिवन है, बट जो डिस्टेंस है दिस इज़ इन सेंटीमीटर। तो फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट्स क्या है? ये तो सभी को ही पता है कि चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। बट यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब है कि जो वन चार्ज है वो गेन भी हो सकता है और डिनोट भी हो सकता है। मतलब 1 कूलम इज़ दैट चार्ज विच repel an equal or similar charges with the force of 9 into 10⁹ Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it. उसके बाद हमारे पास आता है relative permittivity. When two charges are situated in some other medium in a place of air, the force between the charges may be greatly affected. मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर जो चार्जेस है उनको हम एयर में ना रख के किसी मीडियम में अगर रखेंगे तो वहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनके कारण जो चार्ज है वो अफेक्ट होंगे। तो जो रेशियो होती है, ये देखो ये मीडियम में हो गया हमारे पास। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, फोर्स इन वैक्यूम टू द मीडियम, दोनों को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। सो के इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के की वैल्यू किसकी इक्वल है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम में भी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स है प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज प्लेस्ड इन सेम डिस्टेंस अपार्ट इन दैट मीडियम। दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर मीडियम की बात करें तो यहाँ पे के आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें हमने क्या किया है? सबसे पहले दो चार्जेस लिए हैं Q1 Q2। अब Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q2। और Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q1। तो इट मीन Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है? F12। और Q2 पे कितनी फोर्स लग रही है? F21।
अगर फर्स्ट जो चार्ज पार्टिकल है टूवर्ड्स Q1 मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, अगर ये पार्टिकल इस साइड आ रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होएगी r21, अगर फर्स्ट पार्टिकल सेकंड की तरफ जा रहा है तो इसकी हो जाएगी 1-2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ किसके इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम फर्स्ट F12 लें तो इस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज आ रहा है, Q2 आ रहा है डायरेक्शन, तो इट मीन यहाँ पे आ जाएगा r21। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इंटू r21 कैप। अब जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर अपॉन n। तो अगर r21 कैप है तो इसको हम लिख सकते हैं r21 वेक्टर अपॉन r21। तो यहाँ पे भी r12 ही आप लिख सकते हो क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर r12 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली इन्होंने सेकंड बॉडी का लिखा हुआ है, पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, उसके बाद इन्होंने सॉल्व किया है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर हम दोनों क्या डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इसको हम माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। माइनस अगर कॉमन आएगी तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, F21 की इक्वल आ रही है। और दिस इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस। अब पहले हमारे पास दो लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ की। The Coulomb's law is applicable only for point charges. Secondly, the Coulomb law is applicable only for stationary charges. And next chapter we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.